हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट डिस्कशन करूंगा जिससे आपके जो भी मैट्रिमोनियल विवाद हैं 498A का मुकदमा हो, चाहे 406 का मुकदमा हो या कोई भी मुकदमा हो जो कि मैट्रिमोनियल विवाद से संबंधित है, जो जिसमें पनिशमेंट जो है 3 साल तक की है, वो कैसे ख़त्म हो सकता है, कंप्लीटली नष्ट कैसे कर सकते हैं उस केस को और अपने आप को शांति दिला सकते हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, लीगल एडवाइस कंप्लीटली पेड है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है, हम उसके लिए चार्ज करते हैं क्योंकि हमारे पीछे एक लंबी सी टीम होती है। खैर, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग अक्सर देखते हैं कि महिलाओं का उनके हस्बैंड के साथ मैट्रिमोनियल विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो उनका घर छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं और वहाँ से जाकर अनगिनत केसेस अपने पति के ऊपर लिखा देती हैं, पति के परिवार वालों पर लिखा देती हैं। तो आज यही समझना है कि क्या 498A का मुकदमा लिखाने के लिए या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मुकदमे होते हैं उनको लिखाने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है या नहीं होती है, टाइम लिमिट एक्चुअल में है या नहीं है, या ये किसी भी स्टेज पर लिखाया जा सकता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए, केस के फैक्ट्स क्या थे, पहले वो केस के फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक लड़का लड़की होते हैं जिनकी शादी होती है सन 2007 में। 2007 में ही उन दोनों के बीच मैट्रिमोनियल विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आपसी मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 2007 में ही वो दोनों अलग अलग एक दूसरे से रहने लगते हैं। जी हाँ, शादी के 1 साल के अंदर ही 2007 में दोनों का विवाद होता है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगते हैं। और इसी दौरान हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट कोर्ट में केस दाखिल कर देते हैं। किस चीज़ का? डाइवोर्स केस मुकदमा कर देते हैं तलाक लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया कि 2007 में शादी हुई, 1 साल के अंदर उन्होंने तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। अब दोनों लोग का तलाक का मुकदमा चल रहा है, दोनों लोग अलग अलग रह रहे होते हैं, काफ़ी टाइम बीत जाता है, यानी कि 2014 में, लगभग शादी के 7 साल बाद, ठीक है, 7 साल से दोनों सेपरेट रह रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। वाइफ क्या करती है, पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी का केस लिखाती हैं और अपने समस्त स्त्री धन को रख लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराती हैं। 498A में लिखाती हैं और 406 में लिखाती हैं और सेक्शन 34 में लिखाती हैं। ठीक है, और पुलिस स्टेशन में जाती हैं, पुलिस वाले इनका मुकदमा लिख भी लेते हैं कि उनका स्त्री धन रख लिया गया, उनके साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी भी की गई। ठीक है, अब यहाँ पर मुकदमा लिख जाता है 2014 में, शादी के 7 साल बाद FIR रजिस्टर हो जाती है। FIR में वो किसका किसका नाम देती है? FIR में वो नाम देती हैं अपने ब्रदर इन लॉ का, अपनी सिस्टर इन लॉ का, ठीक है, अपनी सास का और अपनी हस्बैंड का, इन सब के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो जाती है। अब IO क्या करता है इसी दौरान? वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। IO इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है मीडिएशन भी होता है इन लोगों का कि बातचीत के माध्यम से जो है सारी की सारी चीज़ें निपटाई जा सके। ठीक है, लेकिन इनकी आपस में बात नहीं बनती। हस्बैंड तो कोशिश करते हैं कि सेटलमेंट उनका हो जाए, लेकिन आपस में इनकी बात नहीं बनती है। अब इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन के IO को लगता है कि ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का तो जो ऑफेंस बनता ही नहीं, क्योंकि वो शुरू से अलग रह रहे हैं, क्योंकि पहले वो सिंगापुर में रहते थे, अब करेंटली वो जो है हांगकांग में शिफ्ट हो गए, तो उनके ऊपर FIR बनती नहीं। तो IO क्या करता है, दरोगा इन दोनों लोगों का जो है नाम काट देता है। अब इनका नाम काट देता है, उसके बाद चार्जशीट दाखिल करता है। चार्जशीट में जो सेक्शंस लगते हैं, 498A लगता है, 406 लगता है, सेक्शन 34 लगता है। अब इसमें नाम किसका किसका रहता है? पति का रहता है और सास का रहता है। चार्जशीट दाखिल हो जाती है। अब इसी दौरान क्या करता है, उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ क्या करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट मूव करते हैं और हाई कोर्ट जाते हैं और उसके बाद FIR क्वेश्चनिंग की रिक्वेस्ट करते हैं, इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट 482 CRPC में। ठीक है, उसके बाद फिर कोर्ट कहती है कि भाई अगर आपका नाम ही नहीं इस FIR में तो आप जो है FIR क्वेश्चनिंग में कैसे आ सकते हो। लेकिन उनकी FIR क्वेश्चनिंग जो होती है वो अलाउ हो जाती है चार्जशीट सबमिशन के बाद भी। ठीक है, वो कैसे अलाउ हो जाती है? कोर्ट में वो प्रेयर करते हैं कि चारों का नाम FIR से कंप्लीटली हटा दिया जाए, क्योंकि FIR ये इनके ऊपर बनती ही बनती नहीं है। अब हाई कोर्ट
20 एफआईआर इस केस को एडमिट करता है और हाईकोर्ट में जो हियरिंग चलती है, हाईकोर्ट पाता है कि 3 साल बाद जो है ना, देखिए जो भी एफआईआर मैट्रिमोनियल विवादों की एफआईआर है तो उसको 3 साल बाद दर्ज कराई गई, यानी कि लगभग 7 साल बाद इन्होंने जाके अपने मैटर में एफआईआर दर्ज कराई। और जिस मैटर में जो है 1 से 3 साल की सजा होती है उसकी टाइम लिमिट है। 468 चैप्टर पढ़ोगे अगर आप सीआरपीसी का, तो उसमें टाइम लिमिट दिया हुआ कि किस केस को दाखिल करने की कितनी टाइम लिमिट होगी, जिसमें 1 से 3 साल की पनिशमेंट है उसको विद इन 3 ईयर फाइल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको 7 साल बाद फाइल किया गया। तो इसलिए जो है हाई कोर्ट कहता है कि इस मैटर को जो दाखिल किया गया, इस एफआईआर को जो किया गया, ये बियॉन्ड टाइम लिमिट है, इसलिए इन लोगों के ऊपर ये एफआईआर बनती ही नहीं है। और कोर्ट क्या करती, सबके ऊपर से 498A का मैटर क्वेश कर देती है। लेकिन सास के ऊपर क्या होता है कि 406 का मुकदमा चलता रहता है। वो इसलिए चलता रहता है, कोर्ट का इसमें ऑब्जर्वेशन होता है और कोर्ट का कहना होता है कि जो 406 का मुकदमा है उसको सास के अगेंस्ट क्वेश नहीं किया जा सकता है। वो किस लिए नहीं क्वेश किया जा सकता है, क्योंकि 406 एक कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस है, इसलिए उसको नहीं क्वेश किया जा सकता है। तो दोनों पार्टीज जो है संतुष्ट नहीं होती और क्रिमिनल अपील फाइल करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी यही ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि टाइम लिमिट के आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनमें पनिशमेंट होनी चाहिए, और कोई भी इस तरीके से किसी भी स्टेज पर जाकर फिर एफआईआर किसी के ऊपर रजिस्टर करा सकता है। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन उसमें व्यक्त किया और जो एफआईआर को जो है रद्द कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब क्रिमिनल अपील फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के ही जजमेंट को आगे बढ़ाता है। इस तरीके से क्या होता है कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस मैटर में ये होता है कि जो भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी लड़के के ऊपर, उसकी मदर के ऊपर, उसके ब्रदर के ऊपर, उसके सिस्टर इन लॉ के ऊपर, वह सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के तहत कराई गई थी, अपोजिट पार्टी पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, अपोजिट पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरेस करने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जजमेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट एलिज इंसिडेंट जो भी बताया गया है, कोई भी दहेज उत्पीड़न का मामला लास्ट एलिज इंसिडेंट के 3 साल से ज्यादा समय अवधि के बाद अगर दर्ज कराया जाता है तो वो क्वेशेबल है, क्वेश हो जाएगा। इसलिए तुरंत ऑनरेबल हाई कोर्ट आइए, अगर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज कराया गया तो उसको क्वेश कराने के लिए, उसको रद्द कराने के लिए तुरंत हाई कोर्ट आइए और उस मुकदमे को आप वहीं पर खत्म करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।